नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 12 का सिलेबस 2025 यहाँ पे 2025 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। इकोनॉमिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसके नाम से ही पता नहीं बच्चे क्यों घबराने लगते हैं। पर प्लीज मेरा साथ ना छोड़ना। अगर आपको 90% से ऊपर चाहिए तो आप मेरा साथ देंगे, मेहनत करेंगे, मैं आप पे मेहनत करूंगी और हमें मिलेंगे 90%। तो देखिए, सबसे पहले तो 10 है। यहाँ पे आपके जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र विषय है उसका कोड है। यहाँ पे आपको समय दिया है 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलेंगे। यहाँ पे अंक नंबर 80 नंबर का है। सत्रांक यानी कि 20 नंबर हम आपके भेजेंगे। कुल मिला के आपके 100 नंबर का पेपर होता है। यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे आपकी दो प्यारी प्यारी किताबें चलती है। दो आपकी प्यारी प्यारी किताबें चलती है। एक है आपका समष्टि अर्थशास्त्र की और दूसरी है आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र की। तो जी हाँ, दो किताबें हैं और दोनों किताबें रुचिका मैम द्वारा पढ़ाई जाएगी, ऑफलाइन भी और कॉन्सेप्ट क्लासेस पे ऑनलाइन भी। और यहाँ तक कि इसके पीडीएफ भी अवेलेबल कराए जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराए जाएंगे, मॉडल टेस्ट पेपर भी मैं आपको दूंगी। तो हमें टारगेट रखना है कि सितंबर अक्टूबर तक हम इसका कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मेरे साथ बढ़ते हैं हम इसके सिलेबस के ऊपर। तो सबसे पहले है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि एक परिचय, खंड ए यानी कि पहली बुक की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो पहली बुक में देखो, सबसे पहले तो भाई हम परिचय पढ़ लेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र आखिर है क्या, इसका उद्भव कैसे हुआ यानी इसका विकास कैसे हुआ, और जो भी आज के टाइम पे समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब है कि आपका ये चैप्टर सिर्फ इंट्रोडक्शन चैप्टर है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जो आपका यहाँ पे चैप्टर 2 है वो है आपका राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ये आपका अच्छा चैप्टर है। इसमें समष्टि अर्थशास्त्र की आपको मूलभूत संकल्पनाएं यानी समष्टि अर्थशास्त्र हम पढ़ चुके हैं। अब इसकी मूलभूत संकल्पनाओं को, बेसिक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके साथ ही आय का वर्तुल प्रवाह यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का कैसा फ्लो होता है, सर्कल में फ्लो होता है। और ये जो सर्कल है उसके एक साइड में एक सेक्टर और दूसरे साइड में दूसरा सेक्टर रहता है। तो यहाँ पे ये जो दोनों सेक्टर है, एक में निजी सेक्टर है और एक हमारा सरकारी सेक्टर है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ लेंगे कि इसमें आय का कैसे प्रवाह होता है। इसी के साथ राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली विधि आपकी मूल्य वर्धित विधि जिसे हम उत्पाद विधि भी कहते हैं। इसके बाद हमारी व्यय विधि और तीसरी हमारी आय विधि। जी हाँ, इसी के आधार पे हमारा एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से बनता है। साथ ही साथ साधन लागत आधारित कीमतें तथा बाजार कीमतें यानी कि फैक्टर कॉस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ ही हम यहाँ पे मार्केट प्राइस के बारे में भी पढ़ लेंगे। समष्टि अर्थशास्त्रीय तारतम्य और मौद्रिक और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं और कल्याण। तो जी हाँ, इन सबको पढ़ते हुए हम मेन हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जीडीपी किसे कहते हैं। ये डेफिनेटली 100% आता है। इसी के साथ में जीडीपी में वृद्धि होती है तो समाज के कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी हम साथ साथ में यहाँ पढ़ते जाएंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे टॉपिक्स हैं। इसके बाद है और बैंकिंग। जी हाँ, यूनिट 2 में है आपका मुद्रा और बैंकिंग। इसके अंदर मुद्रा के कार्य हम पढ़ेंगे जो कि निबंधात्मक क्वेश्चन में बनता है। मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति किस प्रकार होती है, यहाँ से आपको समझने वाली चीजें, कभी क्वेश्चन बन भी जाता है और बनता है तो छोटा क्वेश्चन बनता है। इसी के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सृजन, बैंकिंग व्यवस्था में साख का सृजन यानी कि बैंकिंग कैसे पैसे कमाती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। एक काल्पनिक बैंक का चिट्ठा लेके हम इसकी समस्या को दूर करेंगे। इसी के साथ में साथ सृजन की सीमाएं क्या, यानी बैंक जो इनकम बढ़ाती है, अपनी बनाती है इनकम खुद की, उसकी क्या क्या हानियां है, और मुद्रा गुणक के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के नीतिगत उपकरण हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब देखिए, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से आपका क्वेश्चन निबंधात्मक बनता है जो कि कभी कभी अथवा में भी आ जाता है। आगे है आपका यूनिट 3 आय और रोजगार। आय और रोजगार का निर्धारण, इसमें समग्र मांग एवं उसके अवयव को हम पढ़ेंगे, उपभोग हम पढ़ेंगे, निवेश के बारे में पढ़ेंगे, और वही दो सेक्टर, निजी सेक्टर और सार्वजनिक सेक्टर में जो मॉडल में आय का निर्धारण कैसे होता है इसे हम यहाँ पे देखेंगे। लघु अवधि में संतुलन और आय का निर्धारण कैसे होता है, स्थिर कीमत स्तर के साथ समष्टि अर्थशास्त्री संतुलन के बारे में, समग्र मांग में सेवायत परिवर्तन का आय तथा उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गुणक क्रिया विधि क्या होगी, और कई अन्य संकल्पनाएं हम यहाँ से पढ़ते जाएंगे। ये चैप्टर हमारा थोड़ा अच्छा खासा है लेकिन थोड़ा हल्का चैप्टर है। हल्का बोले तो कम मार्क्स का यहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद में सरकारी इसको संभाल लिया है, इसके मार्क्स को संभाल लिया है, यानी अच्छे खासे मार्क्स यहाँ से आते हैं। जैसे सरकारी बजट का अर्थ आपसे पूछा जाता है, साथ ही साथ इसके अव्यय के बारे में पूछ लेते हैं। अब सरकारी बजट बनाने का उद्देश्य क्या है ये आप बता देंगे।
प्राप्तियों यानी कि इनकम, सरकार की जो इनकम है उसको जो वर्गीकरण किया है, यानी टाइप्स ऑफ इनकम, यानी इनकमों को भी कई आगे बांटा गया है, उसे हम पढ़ेंगे। व्यय यानी खर्चों को भी आगे बांटा गया है, उन्हें भी हम यहाँ पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ संतुलित अधिशेष, अधिशेष यानी ज्यादा, और घाटे के बजट, ये तीनों प्रकार के बजटों को हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आता है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से अर्थ में आता है, और यहाँ पे उसके साथ साथ अवयव भी पूछे जाते हैं, कभी कभी उद्देश्यों को भी पूछ लिया जाता है। इसी के साथ साथ सरकारी घाटे का माप, यानी जब सरकारी घाटा हुआ है तो अब वो कितना हुआ है, ये हम कैसे नापते हैं, वो भी हम यहाँ पे यूनिट 5 है हमारी खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमिक। खुली अर्थव्यवस्था या समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। अदायगी संतुलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे चालू खाता। ये चालू खाता बैंक वाला चालू खाता नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था में खुलने वाला, जो कि जीडीपी के निर्माण के लिए काम आता है, वो वाला चालू खाता है। बच्चे यहाँ पे कई बार कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, बैंक वाला चालू खाते के बारे में लिखाते हैं। जी नहीं, आप बहुत समझदार हैं। आपको जब मैं पढ़ाऊंगी तो यहाँ पढ़ाऊंगी कि जीडीपी की जब हम गणना करते हैं तो उसमें कौन सा चालू खाता होता है, किस प्रकार उसे हम टैकल करते हैं, किस प्रकार हम उसके साथ में ट्रांजेक्शन करते हैं। इसके साथ साथ पूंजी खाता, अदायगी संतुलन, और यहाँ पे क्या है, देखिए अदायगी है, ठीक है। अदायगी यानी किसे क्या देना है और किसे क्या लेना है, इसको, इसका संतुलन, इसका आधिक्य और इसके घाटे के बारे में हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं और विनिमय दर का जो निर्धारण है वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ग्राफ बनाने का क्वेश्चन आता है। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी तृतीय और स्थिर विनिमय दर प्रणाली, यानी विनिमय दर के प्रकार। तो यहाँ पे दो प्रकार ही दिख रहे हैं जी नहीं, यहाँ पे तीन प्रकार है। एक प्रकार आपका है प्रबंधित तृतीय विनिमय दर, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि इसमें आपकी तृतीय और स्थिर दोनों प्रकार की विनिमय दर शामिल हो जाती है। इसी के साथ साथ इन तीनों के हम गुण और दोषों को भी यहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए अब हमारी जो दूसरी बुक है, यानी कि कौन सी, पार्ट नंबर 2, इस पार्ट नंबर 2 या फिर बोले तो बी पे चलते हैं। यह है हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सबसे पहले यूनिट 1 जो है उसमें क्या है भैया, उसमें सामान्य अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं इसके बारे में पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहले ये बड़े में बनता था निबंधात्मक में, लेकिन अब ये शॉर्ट में आने लगा है। तो केंद्रीय समस्या क्या होती है, वैसे तो तीन हमारी केंद्रीय समस्या है, जब हम पढ़ेंगे तो तीन समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अब पहले तो तीनों के बारे में पूछते थे, लेकिन अब इन तीनों में से सिर्फ एक के बारे में पूछ लिया जाता है। इसी के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन कैसे होता है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, यानी बोले तो सरकारी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। बाजार अर्थव्यवस्था बोले तो निजी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र, जी हाँ, यहाँ अर्थव्यवस्था नहीं, ये अर्थशास्त्र है। सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और आदर्शक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, ये आपका डेफिनेटली दोनों में से एक हमेशा एग्जाम में आता है। इसी के साथ साथ व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र भैया दो बार क्यों दिया रखा है, क्योंकि इसमें अंतर के बारे में पूछेंगे। एक छोटा सा आपके पास सारणी दिया होता है जिसमें अंतर दिया होता है, उस अंतर को आप पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपको इनके बारे में पता है तो अंतर आप एक एक लाइन में लिख दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटे नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ही कम मार्क्स में आता है, और वो भी कभी आता है कभी नहीं आता। मैम ऐसा क्यों, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और एनसीईआरटी अब एग्जाम में एक ही चीज रिपीट नहीं कर रही है। इसके बाद है आपका उपभोक्ता व्यवहार। जी हाँ, उपभोक्ता व्यवहार के बारे में बोले तो उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे उपयोगिता। पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि उपयोगिता किसे कहते हैं। इसके बाद उपयोगिता के प्रकार को, जो कि पहला गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण और दूसरा है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, इन दोनों को हम यहाँ पे समझेंगे। अब जो आपका लेंथी क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं कि उपभोक्ता का बजट, उपभोक्ता के बजट को समझाइए, और बजट सेट किसे कहते हैं। ये आपके लगातार एक साथ भी पूछ लेता है और इंडिविजुअली पूछ लेता है। कुल मिला के आपके छोटे और बड़े दोनों नंबरों को ये कवर करता है। एवं उपभोक्ता की बजट देखा क्या है और उसके बजट सेट में बदलाव को कैसे रेखा चित्र से दर्शाएंगे, और उपभोक्ता का इष्टतम चयन क्या होगा अपनी बजट रेखा में, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा आता है हमारा मांग। मांग यानी कि बोले तो डिमांड। डिमांड के अर्थ और डिमांड का कर्व हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे। इसी के साथ साथ मांग का जो नियम है वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। ये टॉपिक यहाँ पे एंड हो गया, जिसमें डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। इसके बाद अनादिमान वक्र। अनादिमान बोले तो तटस्थ वक्र, तटस्थ वक्र बोले तो आईसी वक्र, आईसी वक्र बोले तो इंडिफरेंस कर्व। तो कहने का मतलब है सभी नामों में से जो मैंने आपको बताए हैं उनमें से किसी में भी प्रश्न पूछा जाता है। इसको देख के एक कहानी याद आ रही है। काफी समय पहले बुक के अंदर अनादिमान वक्र लिखा हुआ था।
लेकिन एग्जाम में पूछा गया तटस्थ वक्र, तो यहाँ पे हमको बच्चों को सारे नाम बताने जरूरी है। बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि तटस्थ वक्र होता क्या है, तो यहाँ पे अगर आपने इसके नामों को याद नहीं किया तो ये आपको नहीं सुनेगा। कहने का मतलब है ये आपको नंबर दिलाकर नहीं लाएगा। तो 2-3 नाम है वो हम इसे याद कर लेंगे। तथा बजट बाध्यताओं से मांग वक्र की व्युत्पत्ति को हम पढ़ेंगे। सामान्य तथा निम्न स्तरीय वस्तुएं किसे कहते हैं, यहाँ पे इसके सिर्फ अर्थ पूछे जाते हैं और उदाहरण आते हैं। स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुएं, 4 प्रकार की वस्तुएं आपके आती है, अर्थ भी इसके पूछे जाते हैं और उदाहरण भी इसके पूछे जाते हैं। इसके बाद में मांग वक्र में शिफ्ट कैसे होता है, मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र में शिफ्ट बाज, यहाँ पे ये जो मांग वक्र बनेगा उसका शिफ्ट और उसकी गति के बारे में, यानी 2 प्रकार है यहाँ पे शिफ्ट और गति, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेंथी क्वेश्चन आता है। बाजार मांग किसे कहते हैं, मांग की जो ये लोच है यहाँ से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक बनता है। रैखिक मांग वक्र की दिशा में लोच, किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच का निर्धारण करने वाले तत्व। जी हाँ, यहाँ पे जो कारक है, फैक्टर्स है, उनको 4-5 फैक्टर्स हम यहाँ पे पढ़ लेंगे और यहाँ से नंबर ले आएंगे। लोच तथा व्यय को हम यहाँ से पढ़ेंगे। इसी के बाद आगे चलते हैं। 3 है हमारा उत्पादन तथा लागत की अवधारणा है। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पादन फलन को। अल्पकाल तथा दीर्घकाल में उत्पादन क्या होता है, उत्पादन फलन क्या होता है। इसके बाद में कुल उत्पाद, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद, ये तीनों साथ साथ चलेंगे। इसके बारे में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। साथ में हासमान सीमांत उत्पाद नियम, ये आपका निबंधात्मक क्वेश्चन आता है। यहाँ पे परिवर्ती अनुपात नियम, ये भी आपका निबंधात्मक आता है, लेकिन ये अथवा में आ जाएगा किसी के साथ। इसी के साथ साथ कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद तथा औसत उत्पाद वक्र, यहाँ पे वक्र की आकृतियां हम पढ़ेंगे। तो जब हम इसके अर्थ को समझेंगे कहाँ पे, यहाँ पे इसके हम जब गणना को समझेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तभी हम इसकी आकृतियों को भी समझ लेंगे। इसी के साथ साथ पैमाने का प्रतिफल, यहाँ पे पैमाने का प्रतिफल तीन प्रकार में होता है। तीनों ही प्रकार हमको करने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लागत का अर्थ नहीं पूछता, लेकिन अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत का वक्र और इसकी गणना ये आपसे पूछ लेगा। ये बहुत ही आसान है। अभी सुनने में आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या है, लेकिन जब में हम पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आसान है, आप कर पाएंगे। इसके बाद है यूनिट 4 जो कि है पूर्ण प्रतिस्पर्धा। देखिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा का अर्थ पूछ लेगा, लक्षण पूछ लेगा, संप्राप्ति यानी कि लाभ में से जब तक आपने लागत नहीं निकाली है तो वो जो आपका सकल लाभ है उसे हम यहाँ पे संप्राप्ति कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो रेवेन्यू बोलते हैं। लाभ अधिकतमीकरण करने की समस्या क्या है, उसको हमें आरेख के द्वारा प्रदर्शन करना है। इसी के साथ साथ एक फर्म का पूर्ति वक्र, देखो हमने अभी तक मांग पढ़ा, अभी आ गया पूर्ति, ठीक है। तो जस्ट उल्टा हमको करना है, यहाँ पे पूर्ति वक्र के बारे में पढ़ना है। एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र देखना है और दीर्घकालीन, जी हाँ, दोनों काल में देखना है हमको पूर्ति वक्र। इसी के साथ साथ उत्पादन बंदी बिंदु किसे कहते हैं, यहाँ पे सामान्य लाभ किसे कहा जाता है तथा लाभ लाभ बिंदु किसे कहा जाता है। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। यहाँ ये जो तीनों आपके टॉपिक, उत्पादन बंदी बिंदु, सामान्य लाभ तथा लाभ लाभ बिंदु, इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में। इसी के साथ फर्म की पूर्ति वक्र का निर्धारण करने वाले तत्व की सप्लाई को कौन कौन से चीजें इफेक्ट करती है। इसी के साथ साथ प्रौद्योगिकी, प्रगति, आगत कीमतें, बाजार पूर्ति वक्र, पूर्ति की कीमत लोच यहाँ से पूछी जाती है। अब ये जो पूर्ति की कीमत लोच है ये भी आपका क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। लेकिन आपने अगर मांग यानी कि डिमांड का बहुत अच्छे से आपने कर लिया है तो सप्लाई का तो आप चुटकियों में ही सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा बाजार संतुलन। तो बाजार संतुलन में देखिए हमने करना है संतुलन। बाजार संतुलन होता क्या है, अधिमांग किसे कहते हैं, अधिपूर्ति की स्थिति क्या है, बाजार संतुलन, यहाँ पे आपकी तीनों चीजें याद करनी है। इसी के अलावा बाजार संतुलन में फर्मों की स्थित संख्या के बारे में पढ़ेंगे। बाजार संतुलन के अंदर ही हम फर्मों का कैसे आराम से बाजार में प्रवेश होता है और कैसे आराम से फर्में बाजार से निकल जाती है, यानी व्यवसाय करना बंद कर देती है, इसे हम पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ अनुप्रयोग को पढ़ेंगे और उच्चतम निर्धारित कीमत और निम्नतम निर्धारित कीमत, ये दोनों कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित होती है और इन दोनों में से आपके एक एग्जाम में पूछी जाती है।